वैसे आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट बहुत इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है। अगर आप लोग लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो अपकमिंग आने वाले टाइम में 2024 में, तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन। भाई ये देखो, ये आप लोग को दिख रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोग को एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। लद्दाख से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाएगी और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी, सो दैट के वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बट लंबा हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं आपका साथ शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके जाना वीडियो देखने के बाद में, और स्किप मत करना मेरे भाई, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, तो स्किप मत करना। चलिए बढ़ते हैं तो अपने पहले पॉइंट की तरफ, वो है अपना बेस्ट रूट भाई साहब, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मेरे को भी हुआ था कि बेस्ट रूट कौन सा होता है लद्दाख जाने के लिए। देखो मैं अभी जो रूट करके आया हूँ, मैं करके आया हूँ अपना दिल्ली से लेके जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह वाला रास्ता करके आया हूँ। एक रास्ता और होता है, वो होता है दिल्ली टू मनाली, मनाली टू रोहतांग पास, रोहतांग पास टू लेह वाला। ठीक है, ये दो रास्ते होते हैं बेसिकली। अब क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो वो नहीं पता, लेकिन दिल्ली तो एक हब पड़ता ही है, आपको दिल्ली से जाना ही पड़ता है। तो दिल्ली से एक रूट श्रीनगर, दिल्ली से एक रूट मनाली। दोनों में से बेस्ट कौन सा है जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली में देखो भाई, दोनों में से बेस्ट जो है वो मैं आपसे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप मनाली वाले रास्ते से जाओ, लेकिन अगर आपको नॉर्मली अच्छा खासा रास्ता चाहिए, ठीक है, कि अच्छा ट्रैक हो, रोड बना हुआ हो, तो आप श्रीनगर वाले रास्ते से जा सकते हो। बट मनाली वाले रास्ते से जाने के कुछ फायदे हैं और श्रीनगर वाले से जाने के भी कुछ फायदे हैं। श्रीनगर वाले का बताऊं तो श्रीनगर वाला जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा सेफ है, ठीक है, अच्छा वेल कंडीशन में है, अच्छे रास्ते हैं, हर्डल्स कम है। मनाली वाले रास्ते पे थोड़े हर्डल्स मिल सकते हैं, ठीक है, और वहां के रास्ते की कोई गारंटी भी नहीं होती कब टूट फूट जाए और कब बनने लग जाए। अगर आप लोग सर्किट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले मनाली वाले रास्ते से जाओ और श्रीनगर वाले रास्ते से करके आओ, ना कि श्रीनगर वाले से जाओ और मनाली से करके आओ। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कौन से रास्ते से जाना है। मैं श्रीनगर वाले से गया था, लौट के आते वक्त मुझे मनाली से आना था, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से मनाली वाला रास्ता बंद हो गया, तो मुझे श्रीनगर से वापस आना पड़ा। बट आप लोगों के लिए वही सजेशन है, जाओ मनाली से, आओ श्रीनगर से। दूसरा जो पॉइंट है वो है कौन से महीने में जाना सही रहता है। देखो भाई, इसको भी शॉर्ट में खत्म करता हूँ। अपना जो लद्दाख का रास्ता है वो मार्च एंड में यानी कि अप्रैल की स्टार्टिंग में शुरू होता है एंड देन अपना अक्टूबर में जाके खत्म हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एडवेंचर करने का शौक नहीं है, बर्फ में गाड़ी चलाने का, तो नवंबर दिसंबर में भी जा सकते हो, बट अक्टूबर तक ही अपन एक लेके चलते हैं, खत्म हो जाता है। अब सही महीना कौन सा है? देखो मोस्टली जो राइडर्स लोग निकलते हैं वो अप्रैल में निकल जाते हैं लद्दाख के राइड के लिए, सो दैट कि वो अप्रैल में वापस आ जाएं। लेकिन अब अप्रैल में जाने के भी कुछ घाटे हैं, और वो ये कि जब अप्रैल मंथ शुरू ही होता है तब गर्मी नई नई स्टार्टिंग होती है, तो बर्फ जो है वो पिघलना चालू होती है, तो आपको रास्ते में कीचड़ बहुत मिल सकती है, आपको हर्डल्स बहुत मिल सकते हैं, हो सकता है आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल जाए, बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, बर्फ बीच में कीचड़ कीचड़ कीचड़। तो अगर आपको इतना एडवेंचर करना है तो आप अप्रैल में चले जाओ, अप्रैल मई वाले रास्ते में। जून जुलाई में बारिश का सीजन है, कौन जाना पसंद करेगा? मुझे तो नहीं लगता। 50 सितंबर और अक्टूबर में मजा बहुत आता है, मैं तो ये बोलूंगा। अगर आपको एक्चुअल कलर लद्दाख के देखने हैं, कि जो एक्चुअल लद्दाख है, तो आपको अक्टूबर में जाना बहुत सही है। पल पल पे आपको कलर चेंज करता हुआ दिख जाएगा लद्दाख। बट एडवेंचर पसंद है, कीचड़ मीचड़ में जाना चाहते हो, गाड़ी फिसलने का डर नहीं है, तो फिर आप मार्च अप्रैल में जाओ। बट रिस्की है, ये याद रख लेना। हर्डल्स कम चाहिए, रिस्की कम चाहिए, तो सितंबर अक्टूबर में चले जाओ, मजा आ जाएगा। मजा, मैं तो खुद सितंबर अक्टूबर में हो गया, फुल टू मजा आ जाएगा, जीरो रिस्क। तीसरा पॉइंट आता है परमिट्स का। देखो लेह लद्दाख में बहुत सारी जगह घूमने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि परमिट मुझे भी लगे थे, ठीक है। बाकी अगर आपको परमिट के लिए अप्लाई करना है तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारी साइटें आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियल साइट है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर दे दूंगा। अब परमिट्स मैंने भी बनाए, वहां पर जगह के हिसाब से परमिट बनते हैं कि आपको कौन कौन सी जगह घूमनी है, आप सिलेक्ट करके वहां पर परमिट बना सकते हो, ठीक है। उसका कुछ चार्ज लगता है, वो आपको देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप परमिट बनाओ, लेके जाओ, ठीक है। मैं भी लेके गया था, बट चेक एक भी जगह नहीं हुआ, लिटरली एक भी जगह चेक नहीं हुआ भाई। मेरे परमिट का कोई वैल्यू ही नहीं था, मैंने 900 रुपए खर्च किया, एक भी परमिट की वैल्यू नहीं थी, कहीं पे भी मुझसे परमिट के लिए पूछा नहीं गया। बट थोड़ा रिस्की है, परमिट नहीं बना के जाना भी थोड़ा रिस्की हो, क्या पता मेरे को चेक नहीं किया, आप लोग के टाइम पे चेक करना चालू करते हैं, तो परमिट बनवा लेना। अगली बात करने वाले हैं हम इंटरकॉम डिवाइस की। अब ये इंटरकॉम डिवाइस क्या होता है बताता हूँ। बेसिकली ये जो छोटा सा डिवाइस आपको मेरे हेलमेट में लगा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरकॉम डिवाइस। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है? देखो भाई साहब, अगर आप लद्दाख राइड पे जा रहे हो तो लंबा सफर होने वाला है, कुछ लोगों को गाने सुनने का शौक होता है, जैसे कि मुझे, में बिना गाने के गाड़ी नहीं चला पाता। दूसरी चीज, अगर आपके पास किसी का फोन आता है तो पल पल पे गाड़ी रोकोगे, गाड़ी रोक के निकालोगे, हाय हेलो करोगे, हेलमेट उतारोगे, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको गाने सुनना पसंद है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि किसी का फोन आए और मेरे को बार बार गाड़ी रोकना ना पड़े और मैं फोन अटेंड कर लूं। तीसरी चीज, ग्रुप राइड करते हो, ठीक है, बट ग्रुप राइड में सबके पास इंटरकॉम डिवाइस होना जरूरी है। तीसरी
तीसरी चीज, ग्रुप राइड करते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसको बोलते हैं इंटरकॉम डिवाइस। इसके थ्रू आप अपने हेलमेट में ही गाने सुन सकते हो, किसी का फोन आए तो अटेंड कर सकते हो, और अगर ग्रुप में राइड कर रहे हो तो एक दूसरे से कनेक्ट करके वॉकी टॉकी की तरह बात करते हुए जा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी होता है और एंटरटेन भी हो जाता है। बार बार कौन हेडफोन लगाए और हेलमेट निकाले, फिर बार बार एयरबड लगाए और हेडफोन निकाले, जिससे बेटर इजी हो जाता है। तो मेरे पास जो इंटरकॉम है वो है ASG5 करके, अराउंड 14, 15, 16 हजार रुपए के बीच में ये पड़ता है। इसको आप लगा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, मस्त मजा आ जाएगा भाई। लिटरली साउंड क्वालिटी एक नंबर है और बहुत सारी झंझटें कम हो जाती है, क्योंकि आपको ये मान के चलो 6 से 7, 8 घंटे आपको सफर करना है, बोर हो जाएगा भाई इंसान। गाने तो सुनना बनता ही है ना, मैं तो बिना गाने के बिल्कुल नहीं चला पाता। तो मेरे लिए तो ये चीज वैल्यू फॉर मनी है। तो इसको बोलते हैं इंटरकॉम डिवाइस। अगर आप लगवाना चाहो लगवा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ और वो है हाइड्रेशन बैग। अब देखो भाई साहब, हाइड्रेशन बैग क्या होता है? हाइड्रेशन बैग बेसिकली एक बैग होता है जिसके अंदर एक पॉलीथिन होती है, जिसके अंदर आप पानी भरते हो, उसमें से एक पाइप निकलता है, जिसको पाइप खोल के आप पानी पी सकते हो। अब इसके फायदे क्या? आप बोलोगे मैं तो बोतल से भी पी सकता हूँ। नहीं भाई, जब आप राइड करते हो तो बार बार हेलमेट उतारना, बार बार हेलमेट पहनना बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज होती है। ठीक है, हाइड्रेशन बैग का फायदा ये होता है कि आप उसको अपनी पीठ पे टांग लेते हो, उसमें नली होती है, आप बार बार खोलो और पाइप मुंह में लगाओ और पीना चालू कर दो। बहुत टाइम सेविंग होता है। कहीं गाड़ी खड़ी करके बस पीना चालू कर दो, बार बार हेलमेट उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 लीटर पानी आ जाता है, बोतल एक्स्ट्रा बोतल कैरी नहीं करनी पड़ती। और ये चीज आपको डिहाइड्रेट होने से बहुत अच्छे से बचा सकती है मेरे भाई, बहुत अच्छे से। तो एक हाइड्रेशन बैग तो आपके पास होना ही चाहिए। मेरे पास राइडा का हाइड्रेशन बैग है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ और वो है एक ऑक्सिलरी लाइट। अब ऑक्सिलरी लाइट क्या होता है और क्यों ये इस्तेमाल होती है? पहली चीज तो कभी कभार आप राइड करते हो तो हो ऐसा जाता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको नाइट में भी राइड करना पड़ जाता है। और अगर आपको पहाड़ों में नाइट में राइड करना, पहाड़ हो चाहे हाईवे हो, नाइट में राइड करना पड़ता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ती है, जिसको ऑक्सिलरी लाइट, फॉग लाइट और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें बोली जाती है। उसका फायदा क्या होता है वो आप अभी यहाँ पे वीडियो में देख लोगे, जो चल रहा होगा कि जब आप अंधेरे में गाड़ी चलाते हो तो आपकी जो स्टॉक लाइट होती है वो इतना सफिशिएंट नहीं होती है कि आपको दूरदर्शी दिखा पाए। जब आप फॉग लाइट या ऑक्सिलरी लाइट अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराते हो तो उससे आपकी विजिबिलिटी और लाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा ही मतलब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी नाइट राइड करना बहुत इजीली हो जाता है। कुछ लोग डे राइड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नाइट राइड करना पसंद करते हैं। तो जो लोग नाइट राइड करना चाहते हैं उनके लिए ऑक्सिलरी लाइट तो भाई साहब लाइफ सेविंग चीज है, लाइफ सेविंग। कभी भी कोई भी जानवर रात में आपके सामने से गुजर जाए तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन ऑक्सिलरी लाइट होने की वजह से वो चीज आपके लिए मतलब एक लाइफ सेविंग बन जाती है। तो अपनी गाड़ी में एक ऑक्सिलरी लाइट जरूर लगवा लेना। मेरे पास जो लाइट आप लोगों ने अभी वीडियो में देखी वो है मेडडॉग अल्फा। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 15,000 रुपए की। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है भाई साहब हमारे सेफ्टी गियर्स। और सेफ्टी गियर्स में मैं स्पेशली शूज और ग्लव्स पे तो थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। राइडिंग जैकेट आप चाहो अपने बजट अनुसार आप जो चाहो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी राइडिंग जैकेट्स मार्केट में अवेलेबल होती है। एक अच्छा हेलमेट ले लेना प्लीज। हेलमेट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। पर अगर हेलमेट पहनते हो तो एक ऐसा बलाकलावा आता है, इसको बलाकलावा बोलते हैं। बेसिकली आप हेलमेट के अंदर इसको पहनते हैं अपने फेस पे एंड देन इसके ऊपर हेलमेट पहनते हैं। अब इस बलाकलावा का क्या फायदा होता है? इस बलाकलावा का फायदा सिंपल सा इतना है कि आपकी स्वेटिंग जो हेलमेट में लगती है वो उससे आप बच जाते हो। दूसरी चीज धूल मिट्टी सबसे बच जाते हो, इतना तक पैक हो जाते हो आप। तो हेलमेट जो पहनने में भी दिक्कत आती है वो भी नहीं आती है। हेलमेट ढीला भी हो तो दिक्कत नहीं आती, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैक करके रहता है। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं भाई साहब। तो आप एक बलाकलावा भी यहाँ से ले लेना। मेरे पास जो बलाकलावा है वो भी राइडा का है, तो 350 रुपए समथिंग उसकी कॉस्ट आती है। हाँ, अब अगर आप एक राइडिंग पैंट नहीं ले सकते हो तो एक नी गार्ड तो जरूर ले लेना, सो दैट कि आपकी घुटनों की सेफ्टी के लिए। मेरे पास राइनॉक्स के नी गार्ड है, आप चाहो तो किसी भी कंपनी के ले सकते हो। अगर आपको मतलब सिर्फ एक ही राइड करना है तो कोई भी गाड़ी मतलब कोई सी भी कंपनी के आप एक नी गार्ड ले लेना, क्योंकि नी गार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टांगों में जो हवा लगती है ना उससे भी आपको बचाएगी, दूसरा आपकी सेफ्टी के लिए भी रहेगी। अब मेन चीज आते हैं शूज और ग्लव्स। इन पे फोकस क्यों करने की जरूरत है? देखिए, पानी कभी भी गिर सकता है, तो एक वाटर प्रूफ ग्लव होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में या फिर कभी भी जा रहे हो, भाई इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आपके हाथ अकड़ने लग जाते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा ग्लव्स नहीं है तो वो आपके लिए गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। और बारिश हो गई और वाटर प्रूफ ग्लव्स नहीं हुए तो फिर तो लग गए। तो मेरे पास जो है भाई साहब, मेरे पास है राइनॉक्स के ड्राई आइस। ठीक है, अराउंड समथिंग 4,500 रुपए की उनकी कीमत है। तो अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उनका वाटर प्रूफिंग बहुत तगड़ा है, लेकिन एक टाइम पे आके तो ठंड से तो बचा लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके तो अंदर से वो भी अकड़ने लग जाता है, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से है। तो ठंड एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाथ ऐसे अकड़ने लग जाते हैं भाई, ऐसे अकड़ने लग जाते हैं। बट वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छी है। अगली बात करें शूज
की, तो शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि कभी कभार पानी में पाँव चला जाता है और जूता अगर आपका गीला हो गया और ठंडी जगह पर है और जूता गीला हो गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो एक वाटर प्रूफ शूज भी ले लेना। मेरे पास जो है वो ओराजो के शूज हैं वाटर प्रूफ वाले, उनकी वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एक शॉर्ट लेंथ आते हैं और एक फुल लेंथ आते हैं, तो आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हो। तो बस इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ग्लव्स के ऊपर और शूज के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा। राइडिंग जैकेट के ऊपर एक बार भी इतना नहीं सोचोगे कोई दिक्कत नहीं, बट शूज और ग्लव्स के ऊपर सोचना कंपलसरी है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो वो आता है एक मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर आप बोलोगे भाई ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्यों कैसी बात कर रहा है, बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आपको मोबाइल होल्डर लेना है तो वो वाला लीजिएगा जो शॉक प्रूफ हो, वरना आप अपना मोबाइल लगाओगे और कोई भी नॉर्मल, मतलब आपने उल्टा के मार्केट से सस्ता था 150 रुपए का और आपने होल्डर लगा दिया, वहाँ आपके मोबाइल की बैंड बच जाएगी, ऐसे रस्ते आएंगे और आपका मोबाइल या तो अंदर से खराब होगा या तो उसके कैमरे की बैंड बच जाएगी। तो एक अच्छा शॉक प्रूफ अलग से आता है, ठीक है ना, एक शॉक प्रूफ अलग से आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है मेरे पास बोबो का, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये है बोबो का एक मोबाइल होल्डर, ठीक है। मैं इसकी कीमत तो मैं भूल गया हूँ कितने का नहीं, बट इसके अंदर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ शॉक एब्जॉर्बर है, जिसके वजह से जब आप गाड़ी चलाते हो और आपकी गाड़ी पे अगर आपकी गाड़ी पे शॉक लगता है, आपके हैंडल बहुत वाइब्रेट करता है और बहुत ज़्यादा शॉक आता है, तो आपके मोबाइल जो है वो भी हिलेगा बार बार, जिसकी वजह से आपके कैमरे को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक शॉक एब्जॉर्बर वाला लेते हो जैसे कि ये है, तो ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल का जो डैमेज के चांसेस है वो कम हो जाता है। ऑल्दो हो सकते हैं बट ना के बराबर। मेरे तो मतलब मैं OnePlus भी लगाया, मैंने मेरा iPhone भी लगाया, मेरे मोबाइल के कैमरे को कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप एक बोबो का अच्छा सा ये ले सकते हो शॉक वाला, तो बिल्कुल ले लेना। ये आपके मोबाइल के लिए सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेविगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम पल पल पे नेविगेशन निकाल के देखना पड़ता है, तो इसको सामने लगाओ, नेविगेशन देखो, सिंपल। लेकिन लोकल वाला कोई सा भी इस्तेमाल मत करना अगर अपने मोबाइल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो तो। ये बात हो गई मोबाइल होल्डर। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट क्या है हमारा, वो है बेस्ट कैमरास। देखो भाई, लद्दाख जाते हो तो अगर आप मोटो ब्लॉगर हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसे भी नॉर्मली घूमना चाहते हो तो लद्दाख जो है अपने आंखों से तो देख लिया, बट कुछ मेमोरीज अगर आप कैप्चर करना चाहते हो और एज अ व्लॉगर जाना चाहते हो तो कौन कौन से कैमराज आपको अपने साथ में लेके जाना जरूरी है। देखो, मैंने जितनी भी व्लॉगिंग करी वो मेरे अपने iPhone 13 से करी है, जितने भी मेरे व्लॉग हैं वो सारे के सारे iPhone 13 से शूट हुए हैं। साथ ही साथ मेरा वो जो GoPro लगा हुआ है आपने देखा, वो व्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। GoPro Hero 8 है मेरे पास, तो वो मैंने जितने भी मेरे मोटो व्लॉगिंग के मतलब फुटेजेस हैं वो सारे के सारे GoPro Hero 8 के। अगला और एक और गैजेट है जो कि बेस्ट कैमरे के उस लिस्ट में आता है, तो वो है भाई साहब ये Insta360। अब मेरे पास जो है वो Insta360 X3 है, ठीक है ना। आप Insta360 की कोई सा भी ले सकते हो। तो ये वाली चीज तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल रिकमेंडेड करूंगा कि इस चीज को तो आप बिल्कुल ले जाओ, बिल्कुल। भले आपको मोटो व्लॉगिंग अगर GoPro नहीं करनी, GoPro पे मत इन्वेस्ट करो, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करो, ये एज अ मोटो व्लॉगिंग भी काम आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो फुटेजेस लेगा ना भाई 360 में, मतलब अभी आप लोग के सामने फुटेजेस चल रहे होंगे, आप देख लेना, ये जो फुटेजेस देगा उसकी तो बात ही अलग है। क्योंकि अपन लद्दाख ट्रिप जा रहे हैं और अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है और आपने अच्छे से शूट नहीं करा, और बहुत सारी चीजें हैं जो खाइयां आती हैं, जो रोड्स आते हैं, अगर आपने उनको अच्छे से मतलब कैप्चर नहीं किया तो आपको लगेगा यार क्या ही बात है। तो इसलिए एक Insta360 X3 होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बजट में फिट बैठता है तो आप एक ड्रोन भी ले लीजिएगा, क्योंकि ड्रोन नहीं लिया मेरे भाई, मतलब कि अगर आप लद्दाख गए और आपके पास ड्रोन नहीं है तो फिर क्या ही लद्दाख गए। क्यों बोल रहा हूँ, इस फुटेज को देखो समझ में आ जाएगा। ये पेंगोंग लेक का फुटेज है भाई, मतलब अगर यहाँ ड्रोन नहीं होता तो मैं ये फुटेजेस ले ही नहीं पाता। एंड बहुत सारी जगह ड्रोन बहुत ज्यादा काम आता है, लद्दाख तो जगह ही ड्रोन यूज करने के लिए, बट उसके साथ साथ कुछ चीजें भी प्रिकॉशंस में रखनी पड़ती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप ड्रोन यूज करना चाहते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, वहाँ पे आर्मी एरियाज बहुत ज्यादा हैं, तो ड्रोन उड़ाते हुए अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो सीधी आपकी बैंड ही बजाएंगे, आपका ड्रोन भी जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ठीक है। तो ड्रोन उड़ाते हो अगर लद्दाख में तो पहले आसपास देख के उड़ाना कि कोई भी मिलिट्री एरिया ना हो, और लंबा उड़ाने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि सोचो कि मैं लंबा उड़ा दूं, ये उड़ा दूं। जितना हो सके फुटेज निकालो और अंदर रख लो। तो अगर ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो आर्मी एरिया देख के उड़ाना, बस इतनी ही सेफ्टी रखना है और कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो है एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए। देखो, बहुत सारी जगह पे अगर आपकी टंकी 15 लीटर की है तो आपको, मैं तो ये बोलूंगा लेह लद्दाख तक जाते हुए आपको पेट्रोल की मतलब एक्स्ट्रा कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर लद्दाख से आप पेंगोंग लेक जाते हो या फिर आप खारदुंगला पास जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल की जेरी कैंस कैरी करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है कि इनकी जरूरत पड़ जाए और पड़ती ही है। तो जब जाते हो तो एक्स्ट्रा कैरी जेरी कैंस तो बिल्कुल, मतलब पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा कैंस अगर आप जेरी कैन लेना चाहो वो ले सकते हो, वरना वो कुप्पियां आती हैं, आप वो वाली कैंस भी ले सकते हो, बट एक्स्ट्रा में रख के लेके जरूर जाना। रुक जा भाई, मेरा तो मुंह ही दुख आया।
बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या मैं, बट बोलना ही पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो है सोलो वर्सेस ग्रुप राइड या फिर पार्टनर के साथ राइड। देखो, सोलो राइड के अपने कुछ फायदे हैं तो नुकसान है, ग्रुप राइड के और या फिर इंडिविजुअली एक दो पेयर है या पीछे पिलियन बैठा हुआ है उसके भी कुछ फायदे हैं नुकसान है। पहले सोलो की बात कर लेते हैं। सोलो राइड में फायदे तो भाई वैसे इतना ही है कि आपको अपने बारे में ही सोचना है, आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ हुआ तो आपका सफर बिगड़ेगा, अदरवाइज तो किसी और के वजह से बिगड़ेगा ही नहीं। नुकसान इतने सारे हैं कि आपकी फोटो कौन खींचेगा, आपको एक ट्राइपॉड रखना पड़ेगा, आपके वीडियोस कौन बनाएगा, रील कौन बनाएगा, उसके लिए भी एक बंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आपको दूसरे की हेल्प मांगनी पड़ेगी। तीसरी चीज, अगर आपकी बाइक को कुछ हो जाता है या अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आपकी हेल्प के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। तो सोलो राइड के ये बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं और खासकर अगर आप नाइट में राइड करते हो तो फिर तो अलग अलग तक फटे में आ जाएगी आप लोगों के, भाई ये तो सीधी बात है। तो कोशिश करना अगर ज्यादा सोलो राइड करने का कीड़ा ना काटे तो ज्यादा बेटर है। अपने साथ में पीछे एक पिलियन तो लेके जरूर जाना, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा आपके लिए एक मोरल सपोर्ट के लिए काम आएगा, आपके सामान में उठाने करने में बहुत काम आएगा, आपकी फोटोज वीडियोज में बहुत काम आएगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हेडर्स जो डर होता है ना वो आपके अंदर से निकल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट कोई है मेरे साथ में। बट उसका एक डिसएडवांटेज बस ये होता है कि अगर आपके पिलियन को या आपके साथी राइडर को कुछ भी अगर होता है या तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो उसकी वजह से आपकी राइड जो है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। बट ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ में एक पिलन गया था, तो मैं भी सोलो राइड करने की सोच रहा था बट मेरे साथ पिलन गया था एंड आई एम थैंकफुल टू माई गॉड एंड मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरे मम्मी पापा, कि उन लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि मैं किसी को साथ में लेके जाऊं, वरना मेरी तो लिटरली हालत खराब हो जाती भाई सोलो में, लिटरली। बट हाँ, बाइक सोलो थी बट पीछे पिलन बैठा हुआ था। तो ये है सोलो वर्सेस पिलन या फिर ग्रुप राइड का। अब आप लोग चूज कर लेना आपको अकेले जाना है या किसी को साथ लेके जाना है। अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत यूजफुल होने वाला है और वो है पावर बैंक। भाई साहब जितना हो सके ना 1 2 3 कम से कम 3-4 पावर बैंक तो आप अपने साथ में लेके ही जाओ, ठीक है, बिल्कुल लेके जाओ, क्योंकि आपके मोबाइल को भी पावर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नेविगेशन कंटिन्यू चालू रहेगा, बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होगी, गाना सुनोगे तो और जल्दी ड्रेन होगी। बट मेनली मैं जो पावर बैंक बोल रहा हूँ किस जगह के लिए बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जब पेंगोंग लेक आप जाओगे ना, पेंगोंग लेक पे आपको पावर बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। शाम को 6-7 बजे लाइट चालू करते हैं, 9-10-11 बजे काट देते हैं, सिंपल सा, क्योंकि वो सब जनरेटर से चल रही होती है लाइट, तो वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस हमेशा चार्ज रहे तो अपने साथ में पावर बैंक कैरी करके लेके जाना, ज्यादा भी नहीं मतलब, लेकिन 2-3 तो आप लेके ले जाओ, मतलब ये मेरी एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस। अब कुछ टिप्स मैं आप लोग को पेंगोंग लेक से रिलेटेड देना चाहता हूँ और वो ये है कि जब आप पेंगोंग लेक जाते हो तो भाई साहब मोल भाव थोड़ा कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के जो घर बने होते हैं कोई 3.5 में दे रहा होता है, कोई 2.5 में दे रहा होता है, ठीक है, तो आप पहले मोल भाव कर लेना। दूसरी चीज ये है कि वहां पर लाइट नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो अपने साथ में ऐसे कपड़े लेके जाना जो आपको ठंड से बचा सके। वहां का बिस्तर भी ठंडा होता है, ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली पे लेटा रहा है, ठीक है। वो तो मैं अक्टूबर में, मतलब मैं अक्टूबर में पेंगोंग लेक घूमा था, तो हो सकता है मेरे साथ में ऐसा हो रहा हो, लेकिन बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। तो समझ गए। अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजों की, जैसे कि मेडिसिन। आपको मेडिसिन कौन कौन सी लेके जाना है। देखो, अगर आप हेल्दी हो तो एक अलग बात है, बट अपने साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे कुछ मेडिसिन आप अपने साथ में लेके जाना, जो है पहली है डायमॉक्स। एक ऐसा पत्ता आता है जिसको डायमॉक्स बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ लिखा है डायमॉक्स टेबलेट्स, ठीक है, ऐसी टेबलेट्स आती हैं। अब डायमॉक्स टेबलेट्स क्यों? देखिए, जब आप लद्दाख पहुंचते हैं तो आप नीचे से बहुत ऊपर ज़्यादा एटमॉस्फेयर के उसमें जाते हो, तो आपको एक्लिमेटाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्लिमेटाइज बोले तो आपको वहाँ के वातावरण में आपकी बॉडी को आपको ढलने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, जैसे कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन चाहो, हमने 3 से 4 दिन लगाए थे एक्लिमेटाइज होने के लिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं और वो ये करते हैं कि वो लद्दाख पहुंचने के बाद तुरंत ही घूमना चालू कर देते हैं। बट अगर आप फ्लाइट से आए हो तो 1 दिन का एक्लिमेटाइज काफ़ी है। बट अगर आप लोग बाय रोड आए हो तो फिर आपको एक्लिमेटाइज होने की ज़रूरत है। आप होटल लो, अच्छा पानी पियो और जितना हो सके उतना रेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा वॉक करो, पैदल चलो, ठीक है, आजू बाजू ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत चलो, ताकि क्या अगर आप कोई और दूसरी जगह जैसे पेंगोंग लेक, खारदुंगला पास, अगर ये पासेस जाना चाहते हो तो पहले लोकल सिटी में 2-3 दिन अच्छे से स्टे कर लेना, अच्छे से घूम लेना और पैदल घूमना, ठीक है, और साथ ही साथ हर दिन ये डायमॉक्स टेबलेट लेते रहना, सो दैट कि ये आपको हेल्प करेगी एक्लिमेटाइज होने में, ठीक है। वरना तो फिर अगर आप सोचो कि मैं पहुंच गया हूँ और बस अब तो मैं निकलूंगा, तो फिर तो आपकी बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको घबराहट होने लग जाएगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हो, और हो सकता है नाक में से खून भी आने लग जाए, उल्टियां भी होना चालू हो जाए। तो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 2 से 3 दिन एक्लिमेटाइज हो लेना और डायमॉक्स टेबलेट अपने साथ में रखना, खाते रहना और थोड़ा वॉक करना, अच्छे से चलना फिरना यहाँ पर, सो दैट कि आपकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर पाए।
समझे। अपने साथ में एक इलेक्ट्रोल रखना, अगर हाइड्रेशन पैक रखते हो अपने साथ में तो एक इलेक्ट्रोल अपने साथ में रखना, सो दैट कि वो पानी सादा मत पीना, इलेक्ट्रोल मिला के पीते रहना, सो दैट की बॉडी में जो मतलब एनर्जी है वो बनी रहे। सादा पानी के मुकाबले कोशिश करो कि इलेक्ट्रोल मिला के ही पियो। बाकी कुछ और टैबलेट्स आती हैं वो आपको लेके जाने की जरूरत है। पहली, अगर आपको बुखार आने वाला हो तो पहले से अपने पर्सनल डॉक्टर या जो भी चीज हो उससे एक डोज बना के रख लो 4-5 दिन का। सर्दी कोल्ड होता है अगर आप लोगों को तो उसकी भी टैबलेट्स आती है वो आप ले लो। पेट दर्द, सर दर्द या कोई भी बॉडी पेन से रिलेटेड पेन किलर रख लो, ठीक है। अपने साथ में स्प्रे रखना, मूव हो या फिर कोई भी दूसरा स्प्रे हो वो अपने साथ में रखना, सो दैट कि रात में जब भी आप लेटोगे ना अपनी पीठ में वो स्प्रे मार के सोना, सो दैट कि सुबह तक वो आपको दर्द ना महसूस हो। नहीं भी हो रहा हो तो भी पीठ पे मारो और सो जाओ। बैंडेजेस अपने साथ में रखना, सो दैट कभी कोई चोट मोट लग जाए तो लगा सको। और बाकी अगर आप लोगों की कोई पर्सनल मेडिसिन चलती है तो आप वो भी रख सकते हो, बट ये तो कंपलसरी है जो आपको चाहिए, खासकर स्पेशली डायमॉक्स। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद बहुत सारी जगह ऐसा भी आया था जब मेरे को भी जुकाम और सर्दी हो गई थी और कफ सिरप भी ले सकते हो, तो अपने साथ में ये चीजें मेडिसिन रखो, सो दैट कि कहीं भी जाते हो तो खाने में संकोच बिल्कुल मत करना। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आता है सिम के ऊपर। सिम के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, बस इसमें मैं शॉर्ट्स में समझाऊंगा। एक होती है एयरटेल की सिम। पहली बात तो वहाँ पर प्रीपेड कोई भी काम नहीं करती। जैसे आप पठानकोट क्रॉस करोगे, पठानकोट के बाद में आपकी प्रीपेड सिम जो भी है वो सब बंद हो जाएंगी, तो आपको एक पोस्टपेड सिम की जरूरत पड़ेगी जो आप अपने जहाँ रहते हो लोकल में वहीं से खरीद के लेके जाना। अब सिम में आपको चूज करना है कि एयरटेल लूँ या जियो लूँ, तो मैं तो बोलूंगा एयरटेल लद्दाख तक के लिए बहुत अच्छा है, बट पेंगोंग लेक में वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो अगर आपको जियो लेना है, बेटर है आप जियो ले लो, क्योंकि जियो का नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा, पेंगोंग लेक में भी मिलेगा जहाँ एयरटेल का बंद हो जाएगा। तो अगर नहीं चाहते हो कि पेंगोंग लेक में आपका कनेक्शन अपनी फैमिली वालों से टूट जाए तो जियो की पोस्टपेड सिम अपने साथ में परचेस करके लेके जाना। अगला है भाई साहब थोड़ा एक्स्ट्रा फूड और या फिर कुछ खाने की चीज साथ में कैरी करके लेके जाना, स्पेशली डार्क चॉकलेट, ठीक है। राइड करते वक्त आपको नींद आने के और झोंके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो अपने साथ में डार्क चॉकलेट रखना, सो दैट कि वो आपको नींद ना आने दो, नींद में मतलब आपको नींद के झोंके ना आए। डार्क चॉकलेट बिल्कुल साथ में रखना, उसमें शुगर भी होता है अच्छा खासा, तो बॉडी चॉकलेट और शुगर बॉडी के अंदर रहेगा, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है ना। और अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए साथ में लेके जाना, ज्यादा नहीं बट ऐसी चीजें जो आपको थोड़ी एनर्जी दे, ठीक है ना। स्पेशली शुगर वाली चीजें तो खासकर, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा, स्पेशली डार्क चॉकलेट, तो ये अपने साथ में कैरी करके लेके जाना। अगला जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब वो है अपनी बाइक के बारे में। कुछ चीजें आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी लद्दाख जब गया था उससे पहले मैं मैकेनिक के पास जाके मैंने कुछ चीजें सीखी थी जो आप भी सीख लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होंगे। अदरवाइज तो सर्विस सेंटर हर जगह मिल जाता है, बट बहुत लंबा सफर है, कभी भी कहीं भी पंचर हो सकता है, तो आपको पंचर बनाना आना चाहिए। और एक हवा भरने वाला पंप जो ऑनलाइन मिल जाता है, जहाँ स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा हूँ जो मैं लेके गया था, आप वो भी खरीद सकते हो। दूसरी चीज, आपको क्लच वायर और एक्सीलरेटर वायर डालना अपनी बाइक में आना चाहिए, क्योंकि लंबा सफर है, कभी भी आपका क्लच वायर और एक्सीलरेटर वायर टूट सकता है। बोल तो मेरी बाइक तो नहीं थी, तो ना ही पंचर हुआ, ना ही कोई दिक्कत आई, मेरी बाइक ने कोई भी दिक्कत नहीं करी। तो बट अगर आपकी बाइक नई नहीं है और पुरानी है तो ये चीजें, पंचर बनाना, दूसरी चीज एक्सीलरेटर वायर, और तीसरी चीज क्लच वायर डालना, चौथी चीज अगर आपकी चेन लूज हो जाती है तो आपको चेन टाइट करना भी आना चाहिए। ये सब चीजें मैं सीख के गया था यहाँ से, ठीक है, कि एक्सीलरेटर वायर कैसे डालते हैं, क्लच वायर कैसे डालते हैं, पंचर कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें मैंने सीखी थी। और एक और चीज वो होता है फ्यूजेस, जो आपके बाइक के फ्यूजेस हैं आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज मैं लेके गया था, अगर आप चाहो तो लेके जा सकते हो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बाकी अगर नहीं लेके जाना चाहते तो आपकी मर्जी है, बट मैं तो बस एक ही सलाह दूंगा कि सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो उस मशीन के बारे में सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो सीख के गया था, टोटली मैकेनिक बन के गया था मैं तो। एक और चीज जो बहुत छोटी है बट उसकी भी मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास इतने सारे गैजेट्स हैं चार्ज करने के लिए तो अपने साथ में एक एक्सटेंशन जरूर लेके जाना, और स्पेशली इस एक्सटेंशन बनवा के लेके जाना, ना कि वो जो मार्केट में मिलता है वो खरीद के बिल्कुल भी मत लेके जाना। एक अच्छा हाई पावर का एक्सटेंशन, अच्छी डोरी के साथ में, अच्छी पावर कनेक्शन के साथ में, और जितनी हो सके लंबी डोरी करवा लेना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ होटलों में ऐसा होता है कि प्लग वहां पर है, हमें बिस्तर पे लेटे लेटे काम करना है, ये चार्ज करना है, वो चार्ज करना है। किसी होटल में सिर्फ 2 ही प्लग दिए होंगे, तो क्या चार्ज करूं क्या नहीं चार्ज करूं। और मेरे पास GoPro था, Insta360 था, मेरे पास ड्रोन था, मेरे पास मोबाइल थे, दोनों के 2 मोबाइल थे, तो ऐसे 5 गैजेट जो मुझे डेली चार्ज करने पड़ते थे। तो अपने साथ में एक एक्सटेंशन में अपने साथ में लग के लेके गया था बनवा के, और लंबी चौड़ी डोरी लेके। ठीक, आप भी ये वाला काम बिल्कुल कर लेना, मार्केट से मत खरीदना, लेकिन प्लीज बनवा लेना किसी इलेक्ट्रिशियन से। अगली जो एडवाइस है वो बहुत पर्सनल है, और वो ये कि अपने साथ में जितने हो सके उतने कम कपड़े लेके जाना। हाँ, अपने जो पर्सनल वाले हैं वो जितने ज्यादा हो सके लेके जाओ, ठंड से बचने वाले, ठीक है, लेके जाओ, बट ज्यादा नहीं। और जीन्स मीन्स टी शर्ट मी शर्ट ये और वो सोचोगे कि मैं ये फोटो शूट कराऊंगा वो कराऊंगा, भाई राइटिंग करने में ही पूरा बर्बाद हो जाता है। मैंने एक जीन्स पूरे 1 महीने चलाई थी, क्यों? क्योंकि कौन बदले उसको। एक जीन्स आप पहन के जाओ, उसी में पूरी राइड करो। दूसरी जीन्स, और आप ये मत सोचना कि लोग बोलेंगे गंदा है ये और
वो नहीं भाई, वहाँ पे सभी ऐसे घूम रहे होते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीन्स आप एक्स्ट्रा कैरी करके लेके जा सकते हो फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। टी शर्ट, अगर आप स्वेट टी शर्ट पहन सकते हो ज्यादा बेटर है, अपने साथ में 2-3 पेयर बस टी शर्ट के लेके जाओ, उससे ज्यादा मत लेके जाओ, ठीक है। और बाकी अंदर का मटेरियल तो एक अलग ही है, ठीक है। तो बट एक ही एडवाइस है कि ज्यादा कपड़े मत लेके जाना, अदरवाइज वो बहुत लगेज कैरी करवाएगा और कोई काम भी नहीं आएंगे, मेरे भी कोई काम नहीं आए। अगले हम जो बात करने वाले हैं वो है भाई साहब प्रॉपर शेड्यूलिंग। मतलब प्रॉपर शेड्यूलिंग बोला जाए तो अपनी आर्टिनरी अच्छे से बना लेना कि आपको कब कहाँ क्या कैसे करना है। मैं अपनी आर्टिनरी बना के लेके गया था लेकिन मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। मैं 1 दिन रुकने की जगह 2 दिन रुक गया, मन करा तो रुक गया, नहीं किया तो नहीं रुका, ठीक है। सोच के तो मैं ऐसा गया था सुबह हर जगह पहुंचने के बाद मैं सुबह 5 बजे 6 बजे निकल जाऊंगा, इतने बजे पहुंच जाऊंगा, बट 11-12 बजे से पहले मैं किसी भी होटल से निकलता नहीं था। बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। प्रॉपर टाइमिंग पे निकलोगे तो प्रॉपर टाइमिंग पे जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। तो मैंने जो सिटीज एक दिन में कवर करी थी, अगर मैं सुबह निकलता तो मैं वो सिटी स्किप करके 2 सिटीज एक दिन में कवर कर सकता था। तो ये मैं अपनी गलती से बता रहा हूँ कि प्रॉपर शेड्यूलिंग करके जाना और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, टाइम के साथ लापरवाही मत करना, क्योंकि आपने टाइम बर्बाद किया तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। अगली जो टिप है वो ये है कि कैश वर्सेस ऑनलाइन पेमेंट। देखो हर जगह ऑनलाइन पेमेंट चलती है, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है आपका नेटवर्क हमेशा चालू रहेगा, हर जगह पे बारकोड है, होटल हो या फिर कोई सी भी छोटी छोटी जगह पेट्रोल पंप, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट चलती है, बाकायदा चलती है। बट पेंगोंग लेक जाना चाहते हो ना, लद्दाख के बाद आगे जहां भी जाना चाहते हो, तो अपने साथ में ऑनलाइन के भरोसे बिल्कुल मत रहना। कैश ज्यादा भी मत रखो, 10 मैंने 10,000 रुपए कैश रखा था, मेरा 10,000 में मेरा काम हो गया था। आप भी 10,000 रुपए कैश रखो, उसके बाद में जितना भी पैसा है वो अकाउंट में रखो, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट उपलब्ध है। अब एक और चीज और वो है टैंक बैग। अब टैंक बैग क्या होता है, वो वहां पे वो बैग रखा हुआ है, वो छोटू सा उसको बोलते हैं टैंक बैग। वो बेसिकली राइनॉक्स का मैग्नोपोर्ट है, वो टैंक बैग मतलब मेरी बाइक के ऊपर चिपक जाता है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने मतलब जो नॉर्मल यूज वाली चीजें जैसे चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, अपने कैमरे गैजेट्स हो गए, अपना मतलब पर्स हो गया, या फिर थोड़े टूल्स मूल्स हो गए, दवाइयां हो गई, या कोई भी चीज जो आपको बार बार यूज में आने वाली है, उसके लिए आप एक टैंक बैग जरूर ले लेना, सो दैट कि उसके अंदर आपको टैंक पे चिपक जाएगा। जब भी आप रोकोगे कुछ भी निकालना, फटाक से चेन खोली, निकाला और अपने वापस उसमें रख दिया। बार बार वो पीछे के बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बाप रे बाप, मेरा तो मुंह दुख आया यार। तो मैंने सोचा था कि इन सब पॉइंट्स पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, बट क्या है कि फिर वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता। अगर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाने बैठता तो ये चीज तो मान के चलो कि ये चीज बहुत लंबी खींचती और बहुत सारे वीडियोस बन जाते। बट मैंने सोचा कि इतने लंबे वीडियोस खींचूंगा तो मेरे डेली व्लॉग जो मैं अभी चालू करने वाला हूँ फिर से, वो सब रह जाएंगे यार। क्योंकि इन सब पे डेडिकेटेड वीडियो बनाने बैठा तो मेरे को कम से कम 27 पॉइंट थे, वो 20 दिन तो 15-20 दिन तो कहीं से कहीं तक नहीं गए। तो मैं सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रदान कर दी जाए, सो दैट कि जो लोग भी लद्दाख जाना चाहते हैं उनके लिए ये यूजफुल हो। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल पाए। क्योंकि बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे। बट कोई बात नहीं है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नहीं पार नहीं होती। तो कोई बात नहीं, हम चप्पू चलाएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। तो चलिए, यही थी मेरी लद्दाख की टिप्स। अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी उस पर भी जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आपको जवाब देने के लिए। तो हिचकिचाना मत, कमेंट कर देना या तो मैसेज कर देना, ठीक है ना। और हाँ, फॉलो भी कर लोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।